अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब ने जो जेल में गुफ्तगू की, इसका कुछ हिस्सा तो मैंने आपको पहले बताया। बाकायदा उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे भी ट्वीट हुआ है, जिसमें उन्होंने खास तौर पर जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर जवाब भी दिया है और बड़े धड़ल्ले से जवाब दिया है। इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी बड़ी कोई जबरदस्त मईशत में बेहतरी आ गई है, तो बड़ा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। लेकिन खुद हुकूमती आदादो शुमार इसके बारे में क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक शादी का जिक्र करेंगे जो बड़ी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। उस शादी का भी तस्करा करेंगे। इमरान खान साहब की वकला फीस कितनी लेते हैं, आज ये सोशल मीडिया पर नया चर्चा जो है वो शुरू हो चुका था, तो इसकी कुछ हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आखिर में कुछ आपसे अगले जो साल शुरू होने वाला है उसके हवाले से कुछ थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरह से साल का आगाज किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने अगर अभी तक सब्सक्राइब। तो बात का आगाज ही करते हैं यहाँ से कि इमरान खान साहब की ऑफिशियल हैंडल से जो एक ट्वीट जारी हुई है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने DGISPR को दिया है जवाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। और जाहिर है कुछ तो जाहिर है जो उनके पास एक अखबार आता है उसमें भी उन्होंने पढ़ा होगा कि DGISPR की तरफ से क्या क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर जो वकला फैमिली मिलते हैं तो वो भी उन्हें जाके बताते हैं कि क्या क्या जो बाहर मामलात हैं चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने आज जो उसके ऊपर बात की है, उन्होंने खास तौर पर जो तालिबान के हवाले से पॉलिसी है उसके ऊपर काफी कड़ा जवाब दिया। और उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए बड़े सख्त थे। उन्होंने कहा कि धड़ल्ले से DGISPR साहब ने आके झूठ बोला है। और फिर उन्होंने उसमें बताया कि क्या असल में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके ऊपर वो उन्होंने रखा। और उन्होंने कहा कि जी किस तरह से जब उनकी हुकूमत जाने से चंद महीने पहले तक ये सारी जो पॉलिसी थी, ये आइडिया जो था जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने बताया था तमाम सियासी क़यादत को, और उसके ऊपर सबके तहफ़्फ़ुज़ात थे। और ये तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में इमरान खान साहब ने यही कहा था उन्हें कि जब तक जो रेलिवेंट लोग हैं वहां के उस एरिया के, मालाकंड के, KP के इलाके के, वो जब तक इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं होते या आपको अप्रूव नहीं करते, तब तक तालिबान को यहाँ लाकर बसाना या उनकी फैमिलीज को लाके बसाना, इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक ये बात हुई थी। और उसके बाद खान साहब कहते हैं कि आगे फर्दर जो है उसके बाद फिर उनकी गवर्नमेंट चली गई। और उसके बाद फिर जो पहली इसमें पेशरफ्त हुई थी वो तो जब PDM ने हुकूमत संभाल ली थी, तो उस सिलसिले में हुई थी कि जब पहली दफा फिर उनसे ना सिर्फ ये कि टॉक्स भी हुई बल्कि उनको जिस तरह से भी लाकर यहाँ पर बसाया गया। और ये वो टाइम था कि जब मुराद सईद इसके ऊपर बड़ी आवाज भी उठा रहे थे। तो ये जो स्टोरी है हमें ये मुख्तलिफ लोग कंफर्म करें, ये कोई इमरान खान साहब की तरफ से सिर्फ इसका रिबटल नहीं आया, बल्कि सायरा बानो साहिबा ने भी उस दिन ट्वीट करके इसके बारे में बताया। शीरी मजारी साहिबा ने भी इसके ऊपर बात की। इसी तरह से हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये बात सवाल उठाए कि जब ये गया है मामला सारा जो मतलब बाकी मेंबरान तक गया है तो उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने भी इसके ऊपर सारी कहानी इसी तरह ऑलमोस्ट बताई जो कि इमरान खान साहब नैरेटिव दे रहे हैं। और फिर खुद राना सनाउल्लाह साहब का ट्वीट भी इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद है कि जिसमें जब ये सारी टॉक हुई थी तो उन्होंने खुद आके बताया था कि जी ये बातचीत जो है वो हुई है और अस्करी क़यादत जो है वो इन चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रही है। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा वो काफी हद तक इस बात में वजन है कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने DGISPR को इस पे बड़ा तगड़ा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि धड़ल्ले से आप झूठ बोल रहे हैं, अफसोस की बात है। और फिर बाकी चीजों के ऊपर भी उन्होंने उनको ठीक ठाक जवाब दिया। मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर भी उन्होंने कहा कि इस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। आप खुद ही ज्यूरी, खुद ही मुद्दई, खुद ही आप फैसले सुना रही हैं, सब कैसे हो सकता है और कैसे कोई इसको तस्लीम कर सकता है, कबूल कर सकता है। और फिर इमरान खान साहब ने फिर ये बात की कि आपको अपने मामलात को ठीक करने की जरूरत है, इदारे को ठीक करने की जरूरत है। खाली पानी निकालते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि अपनी नाकामियों का एतराफ भी करना होगा और फिर सही सिमत का तयन भी करना होगा। तो खान साहब ने सुना दी हैं जी खरी खरी सीधी सीधी बातें कि अपनी जो भी आपकी पॉलिसी है, अगर आपको लगता है कि वो सही रिजल्ट नहीं दे सकी तो आप उसका मलबा मुझ पर मत डालें, हमारी गवर्नमेंट पर ना डालें, बल्कि
اس کی اگر ناکامی ہے یا کامیابی ہے دونوں صورتوں میں اس کو اون کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کے بغیر اس طرح کے فیصلے نہیں ہو سکتے کہ ان کی مرضی کو آپ خاطر میں نہ لائیں اور اپنے طور پر جو چیف ایگزیکٹو ہے، وزیر اعظم ہے وقت کا، وہ خود ہی اس طرح کے فیصلے کر لے جو خاص طور پر سیکورٹی ایشوز سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو بالکل ہی نہیں آپ سوچ سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کا ملبہ جو ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ تو خان صاحب نے جی آج سیدھے ہو کے ذرا جواب دیے ہیں اور ان کو ٹھیک ٹھاک سنا دی ہیں۔ باقی جو انہوں نے پولیٹیکل باتیں اور جو ٹاکس کے متعلق باتیں کی تھی وہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتائیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ پچھلا ولاگ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مین وائل اگر ٹاکس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو جو ترسیلات زر روکنے کی ہماری ایک چل رہی ہے حکمت عملی یا مہم، اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور یہ ہماری اپیل ہے اوورسیز پاکستانی سے کہ اس رجیم کو آپ ریمیٹنسز جو ہیں وہ کم سے کم بھیجیں، محدود کر دیں بالکل۔ تو اس کے اوپر اچھا میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے وہ میں ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ اس کے اوپر شور یہ مچا رہی ہے کہ جی دیکھیں اس وقت تو ریکارڈ ترسیلات زر آئی ہیں اور لوگوں نے ان کا جو پیغام تھا، جو اپیل تھی، اس کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ کچھ لوگوں کے میں نے ولاگس بھی سنے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہوئی تھی کہ جی دیکھیے ریمیٹنسز تو پہلے سے بھی زیادہ آ گئی ہیں اور یہ ان کو ریجیکٹ ہو گیا، ان کی مہم ساری انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے تو کوئی اس پہ کان نہیں دھرے، اور جناب ان کی باقی کالز کی طرح یہ کال بھی پٹ گئی ہے۔ لیکن اس پہ مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ یہ ویسے کس طرح کے اعداد و شمار ہیں کہ آپ ابھی انہوں نے کال دیے ہوئے 8 دن نہیں ہوئے اور آپ آ کے اس پہ شروع ہو گئے کہ جی یہ پٹ گئی ہے کال، یا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کان نہیں دھرے، یا وہ نہیں بھیج رہے یا وہ بھیج رہے ہیں۔ بھئی پہلی بات تو یہ کہ وہ بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے اس کا تعین تو کم از کم 1 مہینے بعد ہو سکتا ہے۔ ابھی تو 8-10 دن پہلے انہوں نے کال دی ہے اور آپ ابھی سے کیسے اعداد و شمار جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیے اتنے ریمیٹنسز تو ریکارڈ ہیں۔ یہ وہ ریمیٹنسز ہیں جو اس کال سے آنے سے پہلے پچھلے مہینے جو آ چکے ہوئے تھے وہ ان کی اعداد و شمار ہیں۔ کال آنے کے بعد جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کو جنوری میں صحیح طور پر پتہ چلیں گے کہ واقعی اس کا کوئی فرق پڑا یا نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت فرق پڑا ہے یا واقعی بہت لوگ نہیں بھیج رہے، اور نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں بہت فرق نہیں پڑ رہا اور لوگ نہیں بھیج رہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اس کا حقیقی آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں اعداد و شمار وہ جنوری میں جا کے اندازہ ہو سکے گا۔ اس سے پہلے یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے یہ تو ابھی پچھلے جو آپ کے اعداد و شمار ہیں اس کے اکارڈنگلی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو اس پہ بھی لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کو بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں اس لیے لوگ انہیں بڑے پیسے بھیجتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد بھی ایون ترسیلات زر تو زیادہ رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب ہوں گے تو ترسیلات زر زیادہ آئیں گی اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو نہیں آئیں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جب سے بھی عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے ترسیلات زر تو آتے رہے۔ اس کے اوپر دیکھیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ 2 چیزیں ہیں۔ ترسیلات زر بیسیکلی وہ پیسہ ہے جو اوورسیز پاکستانی یہاں پاکستان بھجواتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو، فیملی ممبرز کو، اور یا اگر کسی نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے اپنی کمپنیز کو بھجوائیں یا جس طریقے سے بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو ترسیلات زر آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اچھی مقدار میں آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب ملک میں اس قدر مہنگائی تھی، اس قدر کرائسس تھا، تو اس کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا کہ نارمل روٹین سے زیادہ ترسیلات زر بھجوانے پڑ رہے تھے تاکہ یہاں جو فیملی ممبرز ہیں وہ اس مہنگائی کے ساتھ کوپ کر سکیں۔ یہاں جو فیملی ممبرز ہیں ان کا گزارا اگر پہلے 3 لاکھ میں ہو جاتا تھا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی 5 لاکھ بھیجو، اب ہمارا گزارا 3 لاکھ میں نہیں ہو رہا۔ تو وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں یہاں پر زیادہ پیسے بھجوانے پڑ رہے تھے کیونکہ یہاں جو فیملی ممبرز ہیں ان کے لیے اس مہنگائی میں جو پچھلے 2 سال ہم نے دیکھی ہے ان کے لیے کوپ کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں تو روزگار بھی کم ہو رہا تھا، یہاں تو آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی، تو جس طرح کی یہاں پہ صورتحال تھی۔ جو دوسری ایک اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ملک میں کاروبار اس طرح سے نہیں چل رہا تھا تو بہت ساری جو پراپرٹیز ہیں، بہت سارے جو اور انویسٹمنٹ کے پلانز ہیں ان کے حوالے سے جو ریٹ ہے وہ کافی لو ہوا تھا، تو اس لیے بھی لوگ بعض اوقات ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ خریدنے کے لحاظ سے ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ اس وقت ریٹ گرے ہوئے ہیں، مارکیٹ چل نہیں رہی، سودے ہو نہیں رہے،
تو کسی کو اگر بیچنا ہے تو وہ کہتا ہے یار تھوڑے کم پیسوں پہ بھی بک رہا ہے, اب مجھے ضرورت ہے پیسوں کی تو میں کم پیسوں پہ بیچ دوں. تو ایسے موقع کے اوپر وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پراپرٹی خرید کے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ عام طور پر اس موقع کے اوپر وہ پراپرٹی وغیرہ خریدنے کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو یہ جو یہاں پر لوگ ہیں وہ اس لیے بھی ترسیلات زر جو وہاں سے آتی رہی ہیں اس کو یوز کرتے رہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ جی اب یہاں پہ اگر پراپرٹی کا ریٹ کچھ کم ہوا ہے, سودے نہیں ہو رہے, کاروبار ذرا ماند ہے, تو لوگ اس طرح سے پھر ان کو مختلف انویسٹمنٹ میں لگائیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب وہ کیونکہ گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس لیے وہ بھیج رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ان کی فیملیز ہیں, ان کو اس لحاظ سے ان کو پیسے بھجوانے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اب اصل میں آگے جو آنورڈز اب آپ کا یہ منتھ چل رہا ہے اس میں آئیڈیا صحیح طور پر ہوگا کہ لوگوں نے کس حد تک اس میں کمی کی ہے یا نہیں کی. بالکل یہ بات ممکن ہے کہ لوگ نہ کمی کریں, اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ ٹھیک ٹھاک جھٹکا بھی لگ جائے. اور اگر میرا خیال ہے 10-20% بھی جھٹکا لگے گا تو انہیں ٹھیک ٹھاک اس کا فرق پتا چلے گا. کیونکہ جس طرح پاکستان کی اس وقت اکانومی ہے وہاں پہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ 1-2 ارب ڈالر کی اگر کمی بیشی ہو جائے تو وہ کیسے پوری ہونی ہے. تو یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے اس حکومت کے لیے. تو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا, اس کا اندازہ آگے چل کے ہو سکتا ہے. جو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ معیشت کے حوالے سے ایک کرائسس سا بنا ہوا ہے, اس میں خاص طور پر اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ابھی آج کی یہ خبر ہے کہ مطلب جو انڈیپینڈنٹ سورسز سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو آج بھی این اے کی کمیٹی ہے اس کے اندر جو پہلی سہمائی ہے اس میں جو گروتھ ریٹ بتایا جا رہا ہے, جی ڈی پی جو بتایا جا رہا ہے وہ 0.92% ہے. مطلب 1% بھی اس وقت آپ کے ملک کی گروتھ نہیں ہے. شرح نمو جو ہے, جو ترقی کی آپ سمجھ لیں کہ میجرمنٹ ہے ایک کہ کتنی ترقی ہو رہی ہے, تو 1% کے لحاظ سے بھی ترقی نہیں ہو رہی. 0.92% ہے وہ اس وقت. اور یہ مسلسل پچھلے اگر آپ 2-2.5 سال دیکھیں, جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو آخری وہ جو تھا ان کا تو وہ کوئی 5.9 جس کو آپ راؤنڈ فگر کریں تو 6% گروتھ اسے کہا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کے پہلے 2-3 سال بالکل گروتھ کم تھی. کچھ کووڈ کا بھی ایشو تھا, سارے معاملات تھے, نئی حکومت آئی تھی, ان سے بھی کچھ اچھے برے غلط صحیح فیصلے ہو رہے ہوں گے. تو کل ملا کے شروع کے 2-3 سال ان کی گروتھ کم تھی. لیکن اس کے بعد جب آخری سال جس وقت وہ حکومت چھوڑ کے گئے ہیں تو اس وقت جو آپ کی اس وقت کی حکومت کی گروتھ تھی وہ 6% تھی. لیکن عمران خان صاحب کی جب حکومت گری ہے تو اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے کی آئی, پھر نگران حکومت آئی, پھر اس کے بعد یہ والی حکومت فردر, اس کے بعد سے اب تک آنورڈز آپ کی یہ جو گروتھ ہے یہ 3% سے بھی اوپر نہیں گئی ہے. اور یہ پہلے تو بالکل ہی نیگیٹو میں چلی گئی تھی, مائنس میں چلی گئی تھی, اور اس کے بعد اگر ہو بھی رہی ہے تو یہی ہے. اب اس وقت جو اس پہلی سہمائی کی گروتھ آئی ہے وہ 0.92% ہے, اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو حکومت نے خود اپنے جو کمیٹی ہے اس میں بتائے ہیں نیشنل اسمبلی کی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن دعوے یہاں پر یہ کیے جا رہے ہیں کہ جی معیشت سٹیبل ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گئی ہے, مایوسی یوٹیوبرز پھیلا رہے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم تو پہلے سے ہی آپ کو فیکٹس بتا رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. کوئی آپ نے دیکھی ہے کہ باہر کے ملک میں آ کے کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے؟ ہم تو پہلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی ضرور آئی ہے, لیکن چیزیں سستی بہرحال نہیں ہوئی, کوئی سستی نہیں ہوئی چیز. اب ظاہر ہے 2.5 سال سے اگر ایک آپ کا جیٹ جو ہے وہ 40% کی رفتار سے چل رہا ہے, 30% کی رفتار سے چل رہا ہے, تو کہیں تو 2.5 سالوں کے بعد جا کے اس میں تھوڑی بہت پیچھے آئے گا. اور اس میں پھر اور بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جب آپ کی ویسے ہی جمود کا شکار ہوتی معیشت تو پھر چیزوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ پھر اس کا ایک امپیکٹ جو ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ جب لوگوں کی قوت خرید ہی کم ہو گئی ہے تو ظاہری سی بات ہے پھر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو اس لحاظ سے اس کو زیادہ مہنگا تو نہیں کیا جا رہا ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری سینیریو میں آپ کو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جی ہماری مہنگائی کم ہوگی. مہنگائی کم نہیں ہوئی, صرف اس کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. پھر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ہم نے کوئی مارکا مار لیا ہے جو ہمارے اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں گے وہ تو بھائی جب انڈسٹری آپ کی 0% پہ آ رہی ہے, گروتھ ہی نہیں ہے انڈسٹری کی, اور آپ کا امپورٹ ہی کچھ نہیں ہو رہا, تو اس میں پھر آپ کیا کہیں گے کہ جناب آپ کی جو اوور آل جو ریمیٹنسز ہیں وہ صرف اس کے اوپر آپ یا تو انحصار کر رہے ہیں یا باقی تھوڑی بہت ایکسپورٹس ہیں, تھوڑا بہت قرض ہے, اس کے اوپر ہی آپ کا جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈھول پیٹیں گے ضرور کہ جی ہم نے بڑا ملک سنبھال لیا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج ان کے اپنے اعداد و شمار ان کا منہ چڑھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کمایا. باقی بھی اگر آپ دیکھ لیں جو اہداف ہیں ٹیکس ریونیو کے حوالے سے یہ وہ سارے اہداف ابھی تک پیچھے ہیں جو پہلے سہماہی کے لیے انہوں نے سیٹ کیے تھے, ان سب میں یہ لوگ پیچھے نظر آ رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے کہ حکومت کے اوپر اگر فردر پریشر آتا ہے امریکہ کی طرف سے, اور اگر آئی ایم ایف کی
इंस्टॉलमेंट जो इनको मिलनी है उसमें कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे होता है तो फिर इनके लिए काफ़ी सीरियस इश्यूज हो सकते हैं और इस चीज़ का इनको अंदाज़ा भी है। और ये अब उसके लिए प्लान क्या कर रहे हैं ये देखना होगा, क्योंकि आगे चल के अब बहुत से मैं सुन रही थी जो मईशत के एक्सपर्ट हैं उनका ये बताना है कि आगे चल के अब आपकी दोबारा से महंगाई भी बढ़ सकती है और दोबारा से आपकी मईशत पे जो बोझ है वो काफ़ी तेज़ी से आता हुआ नज़र भी आ सकता है। तो ये जी इस वक्त आपकी मईशत की हवाले से सूरत हाल है। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि एक शादी जिसकी मैं जिक्र करती कि बड़े चर्चे हो रहे हैं, तो वो बेसिकली जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके पोते की शादी है और 2-3 हवालों से वो बड़ा जिक्र हो रहा है, उसका वायरल है, उसकी पिक्चर्स वगैरह। एक तो मियाँ साहब की जितनी भी तस्वीरें नज़र आ रही हैं शादी पे तो वो बड़े उदास, बड़े गमजदा और बड़े कोई खोए खोए से नज़र आ रहे हैं, खामोश से। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है डिस्कशन हो रही है। तो मैं अक्सर ही पहले भी ये बात करती हूँ और मैंने आज भी यही बात की है उसके ऊपर कि बेसिकली आपकी इतनी मालो दौलत और इक़्तिदार का भी कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपके अंदर दिल का सुकून ना हो, खुशी हकीकी आपको मैसर ना हो। और इस वक्त मियाँ साहब का यही हाल है। अब भले आप मुंह से माने ना, वो एक अलग बात है, आपने डील्स की हुई हैं, आप उसकी वजह से मजबूर हैं, खामोश हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि आपको भी पता है कि आप जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं और आपको भी पता है कि आप सिक्योरिटी के बगैर लोगों में जा नहीं सकते हैं। आप बाहर जाते हैं तो लोग आपके ऊपर आवाज़ें कसते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ज़हनी तौर पर असरअंदाज होती हैं, आपके मूड के ऊपर भी, और आपको पता होता है कि आप जो है वो किस क्राइसिस का शिकार हो गए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल मुझे तो नजर आती है। मियाँ साहब का जब चेहरा मैं देखती हूँ तो चेहरा उनका मुरझाया हुआ होता है और उतरा हुआ होता है, खामोश से लग रहे होते हैं और पेन में महसूस हो रहे होते हैं। तो मुझे तो हमदर्दी भी होती है बाज़ औक़ात के उन्होंने अपने साथ क्या कर लिया है, लेकिन हकीकत यही है कि मुझे तो ऑनेस्टली लगता नहीं है कि वो दिली तौर पर एक बंदा खुश होता है, मुतमईन होता है। मतलब आपका भाई वज़ीर आज़म है, आपकी बेटी वज़ीर आला है, जो आप चाहते थे आपने हासिल कर लिया जिस तरह भी। तो आपके मुखालिफिन को आपने अंदर ताड़ा हुआ है जेलों में, तो आपको को तो बड़ा खुश होना चाहिए, फातिहाना आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। लेकिन मियाँ साहब हकीकी खुशी से इस वक्त बिल्कुल महरूम हैं। दूसरी बात कि जो एक और वजह है इस शादी के काफ़ी डिस्कशन में आने की, तो वो है मरियम नवाज साहिबा की तैयारियां, उनके जो जूते हैं, जो कपड़े हैं, जो उनकी तैयारी है, उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन होती है। अच्छा, वैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर किसी की कोई पर्सनल फैमिली का कोई फंक्शन है तो वो उसकी चॉइस है, उसका राइट है कि वो जैसे मर्जी उसको एंजॉय करे या उसको वो जितना मर्जी उस पर तैयार होना चाहे तो वो उसकी चॉइस है। आमतौर पर हमारे यहाँ लोग ये सोचते हैं कि चलें जी, अब आप अगर बहुत थोड़ा सा एज में चले गए हैं, नाना दादा बन गए हैं, तो आप थोड़ा सा कम तैयार हो जाएं या थोड़ा सा अपना डिसेंट आप अपना लुक कर लेते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि नहीं जी, दिल होना चाहिए जवां उमरा चकी रखा, तो जो आपको अच्छा लग रहा है आप पहने ओढ़े, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि जी मरियम नवाज साहिबा का जो बारात का जोड़ा था उनके भतीजे की शादी के ऊपर, वो लाल सुर्ख जोड़ा उन्होंने पहना हुआ था और ये कोई भारतीय डिजाइनर का डिजाइन करदा जोड़ा था जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। और फिर जो उन्होंने क्लच पकड़ा हुआ है, जो उन्होंने बाद में अगले दिन बारात पे वलीमे पे जोड़ा पहना हुआ है, वो जोड़ा, तो वो सारा कुल मिला के कोई लाखों करोड़ों के खर्चे उन्होंने ऐसा लग रहा है कि कर दिए हैं इस शादी के ऊपर सिर्फ अपने पहनावे पे। तो वो काफी ज्यादा तनकीद की जद में आ रहे हैं कि आप एक ऐसा सूबा जो गरीब है, आपका मुल्क कर्जों में है, आपके मुल्क के जो लोग हैं वो परेशान हैं और आप इतना उस पर दिखावा करते हैं पहनने ओढ़ने का, इतना सज बन के आते हैं, तो लोगों को एक एहसास महरूमी होता है। उन्हें लगता है कि यार ये कौन लोग हैं, ये तो किसी और दुनिया के बासी हैं और हम तो किसी और दुनिया के कमीन है जैसे। तो वो एक एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। अच्छा, जहां सिर्फ इस हद तक अगर देखा जाए कि भी ठीक है, किसी की अपनी एक पर्सनल गैदरिंग है, उसमें वो जिस अमीर लोग हैं जैसे मर्जी वो करें, वो उनका राइट है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जहां आप खुद को फिर अवामी लीडर कहते हैं तो फिर लोग खुद को जो है वो रिलेट करने की बात करते हैं कि भाई अगर आपको वाकई इतना आवाम का दर्द है तो फिर आप भी अपना पहनना ओढ़ना उसी तरह कर लेते हैं जिस तरह आप समझते हैं कि जी अवाम इस वक्त तकलीफ में है, तो भी मुझे भी ये जेब नहीं देता कि मैं जो है वो इस तरह की इतनी पहनावा करूं, इतना दिखावा करूं। तो वो आपको इस लिहाज से भी बाज़-औक़ात लोग देखते हैं कि भी मुनासिब नहीं लग रहा होता। अब कुछ दिन पहले ही मैं देख रही थी कि इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही थी कि जी इन्होंने जब अपना स्विट्जरलैंड में भी बड़े जो कोट पहने फर वाले और इस तरह की चीजें, तो उसके ऊपर भी यही बात हो रही थी कि आप इतनी ब्रांडेड चीजें इस तरह पहनते हैं, वो लोग आपको अपना महसूस नहीं कर सकते। उनको ये नहीं लगता कि ये हमारे दुख दर्द का मदावा कर सकती हैं, कि जिसको ये महसूस हो कि ये हमारे अंदर से है ही नहीं है, ये तो कोई और ही दुनिया की शहजादी है, इसको क्या पता कि भूख क्या है, इसको क्या पता कि तकलीफ किसे कहते हैं, गुर्बत क्या है। तो
जब आप किसी अवामी अहदे पर होते हैं तो आपको बाज़ औक़ात ऑप्टिक्स जो है उसके लिए बड़ा चीज़ों का ध्यान भी करना पड़ता है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि मैं हैरान ये हुई कि अगर आपने पहन ही लिया है तो फिर आप उस तरह उसका दिखावा नहीं कर रहे होते। यहाँ तो सूरत हाल ये थी कि अखबारों में सुर्खियां लगी हैं, मैंने खुद अखबार में सुर्खी देखी है कि जी मरियम नवाज का जोड़ा ये इतने का, ये इतने का, ये उतने का। तो वो बड़ा एक अजीब सा तासुर जा रहा था कि भाई आपने अगर पहना है, आप अल्लाह ने आपको दिया है, पहना है तो ठीक है, लेकिन अब उनकी तशहीर भी अगर इस तरह से होती है चीज़ों की तो वो भी फिर एक बड़ी मायूब सी बात लग रही होती है। बहरहाल इस मामले में सिर्फ मरियम को हम क्या कहें, बहुत सारे और भी इस तरह से हैं लोग जो यानी आप वेल ऑफ हैं और उस तरह की पहनने ओढ़ने को उस तरह नहीं समझते। लेकिन बहरहाल जहाँ लोग तकलीफ में होते हैं वहाँ पर आपकी सूरत हाल ये है कि लोग तो इस वक्त जिसको कहते हैं ना सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारा तेज़ी से जो मिडिल क्लास तबका है वो गुर्बत की खते गुर्बत से नीचे जा रहा है। ऐसे में जो नया साल है वो भी शुरू हो रहा है, तो इस मौके पे मैंने भी आपको एक मैसेज देना है कि इस साल का आगाज़ आप इसी अच्छे काम से कीजिए कि आप में से जो कोई भी किसी की मदद कर सकता है, गुर्बत है, सर्दी है, कोई ठिठुरते लोग हैं, किसी को जो कोई भी जिस हद तक भी मदद कर सकता है तो वो ज़रूर करे। और आते जाते अगर कोई पुराने कपड़े हैं, जैकेट्स हैं, गर्म कपड़े हैं जो आपको लगता है कि अब आपके इस्तेमाल में नहीं है, आपके बच्चों के इस्तेमाल में नहीं है, कोई पुराने बिस्तर हैं, तो वो आप अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लें। और जैसे ही आप कभी बाहर निकलें और आपको कहीं रोड पर कोई ऐसा बच्चा नजर आ जाए या कोई आपको ऐसा ज़रूरतमंद शख्स नजर आ जाए जो आपको लगता है कि वो हाथ नहीं फैला रहा है या इवन हाथ अगर फैला भी रहा है तो आपको महसूस होता है कि इसको ज़रूरत है इस वक्त, तो वो आप चीज़ें जो है वो उसको दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एहसास जो है वो अपने अंदर रखें। दूसरा एक काम और कीजिए कि कैंसर हॉस्पिटल जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है, तीसरा इस वक्त कराची में ज़ेर तामीर है और इसके लिए बार बार अपील की जा रही है कि कुछ यहाँ पे फंड्स की कमी है और इसकी कंप्लीशन के लिए कुछ मज़ीद फंड्स अभी दरकार हैं। तो अगरचे महंगाई है तो बहुत से लोग वैसे भी अदरवाइज बहुत डोनेट करते हैं अरबों रुपए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब पहले एक कैंसर हॉस्पिटल था तो उसको बनाया और फिर उसको चलाने के लिए भी डोनेशन हर साल चाहिए होती है, तो वो आ रही होती है। अब वो 1 से 2 हुए जो पेशावर का बना, अब उसके लिए भी हर साल चलाने के लिए डोनेशन चाहिए होती है, तो वो मजीद डोनेशंस उसमें देनी पड़ी। और अब तीसरा जब रखा गया है जो कराची में बना रहे हैं वो उन दोनों से बड़ा है, तो उसके लिए फिर मजीद तामीर के लिए भी चाहिए, फिर उसको आगे चलाने के लिए भी, तो डोनेशंस तो फिर ज्यादा अब दरकार होंगी पहले से। लेकिन ये बात तो 2 हॉस्पिटल्स को कामयाबी से काम करता देखकर आपको अंदाजा हो जाता है कि जो आपके सदके और खैरात के पैसे हैं वो सही मानों में उस काम पे लग रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने पहले पैसे दिए और हॉस्पिटल कहीं नजर नहीं आ रहा तो इसलिए आपके दिल में होता है कि यार ये पता नहीं हमने जो पैसे डोनेट किए वो सही जगह पहुंचे नहीं। तो ये एक सोशल वेलफेयर का काम है, इसको सियासी बुनियादों से हटकर, बिल्कुल सियासी वाबस्तगी से हटकर इस चीज़ को मेरा ख्याल है सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो अपना जो नए साल का आगाज़ है ये बहुत अच्छा हो सकता है कि आप शौकत खानम के लिए कैंसर हॉस्पिटल की तामीर के लिए जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक डोनेट करें और इसमें कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी इसमें हिस्सा डालता है और जो बाकी भी, अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज से सबको बचाए। बहुत तकलीफ दे मर्ज है ये और आजकल बहुत कॉमन भी होता चला जा रहा है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मर्ज से भी हमें बचाए। और इसके अलावा जो एक कैंसर हमारे मुल्क को इस वक्त लाहक है, जो आपको मालूम है कि कौन सा कैंसर लाहक है, वो कैंसर जो एक अना जाती दुश्मनी में इस वक्त बना हुआ है, जो करप्शन में है, जो इस वक्त एक बेआइन और जुल्म और जबर और फस्तायत की ज़मीन के साथ इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नबर्द आजमा है। तो वो उसको आपको हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उससे भी हमें निजात दिलाए और हमारे मुल्क में अमन आए, नंबर 1। और दूसरा ये कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो सके और जो लोगों की विल है उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक हमारा मुल्क चल सके। मजीद दुआएं हम इंशाल्लाह कल करेंगे हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।